हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे प्यारे से चैनल फ्यूचर क्लासेस प्रयागराज में, जिसमें हम आपको कक्षा 10 के गणित की मैथ की क्रैश कोर्स लाए हैं, जिसको हम 3 महीने में आप लोग को पता है कि ये 3 महीने का कोर्स आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है यूट्यूब पर फ्री में। 2.2 से पहले ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है आपका। जैसे हर एक क्वेश्चन में बोला है, निम्न बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, आपको हर एक मतलब पहला दूसरा करके जो भी बहुपद दिया गया उसके शून्य ज्ञात करने हैं, और शून्य ज्ञात होने के बाद उनके गुणांक का मतलब वही चर के गुणांक हो। तो चर आपके पास जानते हो द्विघात में दो चर, मतलब दो चर नहीं, जैसे एक एक्स स्क्वायर होता है, यानी एक स्क्वायर यानी अधिकतम घात 2 और एक एक्स, यानी ये गुणांक होते हैं, इन्हें कहते हैं गुणांक। और एक लास्ट में अचर पद होता है, यानी जिसको सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यही आपका गुणांक देना है। तो मतलब संबंध है, संबंध को जो कि पहले आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया कि वो संबंध क्या होता है। बस उसी को सिद्ध करना है कि क्या वो फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगर आप क्वेश्चन में जो आप शून्य निकालेंगे, अगर वो आपका सही निकला है, सही तरीके से निकला है, तो समझ लीजिए कि आपको क्या करना पड़ेगा, बस वो जांच करना पड़ेगा उनके गुणांकों के बीच में सत्ता, वो अपने आप ऑटोमेटिकली सही आएगा, सारे क्वेश्चन में सही आएगा। बस ध्यान दीजिएगा, आपका बीच में जो गुणनखंड से आप उसका शून्य निकालेंगे वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही गलत हो गया तो सीधी बात है, जब वो गलत आएगा तो आपका सत्ता में भी हमेशा गलत आएगी, सत्ता जांच होगी ही नहीं। तो पहले ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने बताया, आप पिछली कक्षाओं में भी ऑलरेडी से गुणनखंड पढ़ चुके हैं, क्लास 9 में भी मिला होगा, 8 में मिला होगा। अगर नहीं जानते तो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं आपको क्या करना होता है। बेसिक ध्यान दीजिए, जैसा कि मैंने द्विघात बहुपद का द्विघात बहुपद कल एक्सरसाइज कर लीजिए। एक्सरसाइज आपका है 2.2। ध्यान दीजिए, यही आज चलेगा। पहले ध्यान दीजिएगा क्या है द्विघात बहुपद। बहुपद का व्यापक रूप क्या था, रूप तथा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इतना ही था। अब इसके गुणनखंड ध्यान दीजिएगा, गुणनखंड जब करते हैं तो गुणनखंड के लिए कुछ आपको वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। वो मालूम कैसे पता चलेगा कि वो क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, ये बीच वाला जो पद है बी, यानी बी को ऐसे दो संख्याओं कोई अन्य संख्याओं में, याद रखिएगा अन्य संख्याओं में यम और यम, ठीक है, या एक्स एक्चुअली कुछ और भी पी क्यू भी मान सकते हो, यानी ऐसे दो संख्या में आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, इसको बांटना पड़ेगा, जिसमें जहां पर कंडीशन है, जहां पर m प्लस n करोगे, m प्लस n करो, तो आपको रिजल्ट क्या बी ही मिले, मतलब जो संख्या बीच वाला x का गुणांक है वही गुणांक मिल जाए जोड़ने पर और तोड़ने पर। लेकिन गुणा करने पर क्या मिले, गुणा करने पर तो ये आगे वाले को सबसे लास्ट वाले के साथ गुणा करेंगे, मतलब ए आगे वाले के सबसे लास्ट के साथ गुणा करेंगे, तो ए है ए का गुणा नहीं होगा, यानी x x स्क्वायर के गुणांक को लास्ट में अचर पद से गुणा किए तो ac मिल जाएगा, कोई संख्या मिलेगी सपोज। तो ac के बराबर कौन मिले, m, यही जिन संख्याओं को आप पूरे हो m और n में m इंटू n करने पर, n करने पर क्या मिल जाए, a इंटू सी के मिल जाए। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट आपको कुछ बता रहा है कि भाई ये जो गुणा करने से, जैसे हम 4 गुणे 5 कर दे कितना आएगा, 20 आएगा, सीधी बात है। मैं कह रहा हूँ कि ए और सी 20 है, तो मैं दो संख्याओं को ऐसे यम और एन हो सकता है उसका एक 2 हो जाए और दूसरा 10 हो जाए। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि 5 गुणे 4 यानी कितना, ए और सी का वैल्यू सोचो एक तरीके से, 5 और 4 को गुणा करने पर हमें 20 मिलता है, 2 और 10 को गुणा करने पर 20 मिलता है, तो भी गुणा करने पर आपको क्या मिलता है, 10 मिलता है।
एक मिनट। हेलो। हाँ हाँ, क्या नहीं किया? बात करना। वो कहा है, आया हो गया यार, मैं तो वही पूछ रहा वही पूछ रहा था कि यार क्या थोड़ा सा है और यार रिजल्ट में फिर बाद में नहीं है। चलो ठीक है, कल जाएंगे। किसी का देना पड़ेगा तो पहले कहाँ है। हम्म। पता नहीं यहाँ से चल गया जब नहीं है। हाँ, हम्म। चलिए यार, उसमें दो तो बना। हाँ, तो इन्हीं दो संख्याओं में आपको क्या करना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा, आपको दो संख्याओं में तोड़ना पड़ता है, यानी यानी दो गुणे, यानी कहीं ना कहीं एक ए और सी के गुणा करने से आपको क्या मिल रहा है, केवल जो संख्या मिल रही है वो आपका दो गुणे 10 करने से मिल रहा है, यानी एम और एन दो और 10, यानी इससे कुछ डिफरेंट रहेगा, याद रखिएगा। ए और सी से कुछ डिफरेंट रहेगा, लेकिन पूरा करने पर हमें इतना ही चाहिए। तो अब हमसे क्या दिमाग में आया, क्या जो भी चीज मिलेगा वो बीच वाली संख्या, वो कहीं ना कहीं इस शुरुआत में और लास्ट में संख्या को गुणा कर रहे हो, उसी के गुणनखंड से मिलेगी। मतलब सिंपल सा उसका गुणनखंड कर दो, इसका गुणनखंड कर दो, तो गुणनखंड में दो संख्या आपको खुद ही दिखने लगेंगी, उसके गुणनखंड में ही दोनों संख्या मिलती है। यानी नोट करने वाली बात ये है कि जिन संख्याओं में तोड़ा जाता है वो गुणनखंड यानी ए और सी के गुणनखंड में ही मिलती है, ही मिलती है। ये पॉइंट नोट करिएगा। बहुत से स्टूडेंट इसको नहीं समझ पाते इतने को, तो क्या होता है कि गुणनखंड करने में उनको एकदम बहुत दिक्कत होती है। बस सिंपल सा इतना ये मेन पॉइंट है। तो आपको जैसा कि आप सीधा एक्सरसाइज कुछ क्वेश्चन कराने पर दिखा रहे हैं कि आपको क्या कैसे होता है ये गुणनखंड। ठीक है, अब इस बात को नोट करिएगा, जैसा कि एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन में पहला है एक्स स्क्वायर -2x -8, यही है, इसका गुणनखंड करना है। अगर हम इससे तुलना कर ले इसको, कि इसको हम तुलना करने पर एक और संख्या अपने से बनाना चाहो तो बना सकते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस इसको ब्रैकेट में -2 फिर एक्स लिख सकते हो फिर प्लस -8। कितना पूरा ध्यान से देखा जाए तो ये इस रूप में बनाने के लिए ऐसा बनाया जा सकता है। जब इसको बनाओगे तो आपको देखो कुछ व्यापक रूप से सुनना है, व्यापक व्यापक रूप से तुलना करने पर आपको क्या मिल रहा है, ए एक्स के आगे कुछ नहीं है तो इसको पूरे एक तो लिख सकते हो ना। ध्यान दीजिए, आगे कुछ नहीं है तो वो जो संख्या है वही तुलना करोगे तो ए का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, एक मिलेगा। यानी कह सकते हो ए जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक भी है, एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणांक ठीक है, एक्स स्क्वायर का शॉर्टकट में लिख देना है गुणांक। ए इक्वल टू कितना दिखा, ये 1। बी इक्वल टू क्या दिखाएगा, बी इक्वल टू कितना -2। और सी इक्वल टू क्या दिखा आपको, तो देखो प्लस, वहां भी प्लस हुआ, उधर देखो माइनस दिखेगा।
अब देखो कुछ स्टूडेंट करते क्या है कि इतना लंबा चौड़ा ये समझाने के लिए केवल है कि ये प्लस से करके तुलना आपको दिखाते कि हाँ ऐसे तुलना किया जाता है। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, जब ए और बी का और ये मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक और बी को सॉरी मतलब बी को क्या कहते हैं, बी को आप बी या इसको एक्स का गुणांक भी बोलते हैं, एक्स का गुणांक नोट करिएगा, इसको एक्स का गुणांक भी बोल सकते हो माइनस। तो ये हो गया, और सी तो अचर पद है। तो इसको डायरेक्टली कुछ स्टूडेंट डायरेक्टली जैसे ए और बी का ए का वैल्यू मतलब इतना ये लंबा ना लिख करिए और प्लस वाला ना देकर डायरेक्टली ये समझ जाएगा ए का कुछ नहीं है 1, बी क्या है माइनस में है तो -2 ऐसे लिख देंगे बी इक्वल टू -2, और सी इक्वल टू कितना ए भी माइनस में है तो सी इक्वल टू माइनस में। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये समझाने के लिए केवल था कि किस रूप से तुलना किया जाता है तभी वो चीज लिया जाता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का गुणा कितना है ए, बी कितना है -2 और सी कितना है इतना। अब गुणनखंड करते हैं, तो गुणनखंड के लिए आपको मैंने अभी यहाँ समझाया है, देखिएगा यहाँ समझाया है कि दो संख्या यानी कि बीच वाली संख्या जो -2 है इसको दो संख्या यानी -2 को दो संख्याओं में तोड़नी है। ऐसी संख्या में जिनको गुणा करने पर आपको क्या मिले a इंटू सी, यानी यहाँ पर a इंटू सी, a इंटू सी दरअसल a कितना है 1 इंटू कितना -8, गुणा करोगे तो रिजल्ट आएगा कितना -8 आएगा। तो मतलब इस -2 को ऐसे दो संख्याओं में तोड़ो कि गुणा करने पर आपका उनका गुणा करने पर यानी m और n ऐसी दो संख्याओं में तोड़ो कि भाई इनका गुणा करने पर आपका -8 मिले, इनको गुणा करो तो -8 मिले। लेकिन जोड़ो घटाओ m और n को, m और n को जोड़ो तो आपको फिर से वही -2 मिल जाए। तो अब कैसे मिलेगा, तो जैसे कि मैंने बताया ये इसके गुणनखंड से मिलती है, गुणनखंड कर लो भाई इसका -8 का, या -8 मत लिखो बस वैसे कर लो, 8 में अपने आप कौन सा माइनस प्लस लगा लोगे। ध्यान दीजिएगा 2 से 1 कटेगा, जानते हो 2 से कटता है सबसे पहले प्राइम नंबर से, कितना आएगा 4, फिर कितना, फिर 2 से काट सकती हो, लेकिन 2 से ना काट कर डायरेक्टली 4 से काट दी तो आसान होगा। अब क्योंकि हमें 2 ही चाहिए तो 4 और 2 का अंतर कितना आता है, 4 -2 करते तो रिजल्ट कितना आता है आपका 2 ही तो आता है, लेकिन हमें माइनस में चाहिए अर्थात यहाँ माइनस लगा दो। माइनस लगाने पर यहाँ भी माइनस लगेगा, और माइनस कैसे यहाँ से पता चल जाएगा, देखो यही गुणा करने पर आपको मिलेगा -4 +2, मतलब हमें ये मिलता है, ये पता चल गया कि हमें बड़ी वाली संख्या माइनस में लेनी है, छोटी वाली संख्या प्लस में लेनी है, इसलिए क्योंकि हमारा ये बीच वाला संख्या जो है वो माइनस में। तो आप स्टूडेंट देखो पूरा प्रक्रिया ये होती है, पूरा प्रक्रिया ये तो होती है, लेकिन इसको हम डायरेक्टली हम समझते हैं कि वो संख्या जो जो m और n लेनी है। अब अगर हमें माइनस में है, यहाँ गुणा करने पर माइनस में है तो समझ जाओ कि बड़ी संख्या को माइनस में लो, मतलब m अपने आप तुम समझ लो कि -4, 4 और 2 तो मिला ही, बस 4 और 2 तो लिख ही रहा, बस क्योंकि इनका अंतर 2 आता है, बस बड़ी संख्या को माइनस में लो n को प्लस में लो, सीधी बात है। इनको जोड़ने पर देख लो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको -2 मिलेगा, और गुणा -4 गुणे कितना 2 करने पर रिजल्ट कितना आएगा -8, तो मतलब वो संख्या यही है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम समझाते हैं इधर आपको, गुणनखंड देख लो आसान से, पहले गुणनखंड देख लो फिर इसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चन तो बताइए। अब देखो गुणनखंड करते ही करेंगे आप, जैसा है संख्या वैसे ही, यानी x स्क्वायर -2x माइनस 8 इतना ही। अगला स्टेप में कर देते हैं क्या कि भाई जो संख्या है, अब बीच वाले पद को यही -4 + 2 है ना, तो बस इसके साथ क्योंकि x लगा है तो इसके साथ x लगाकर बांट दो, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर रहेगा माइनस कितना, पहले 4 वाले को पहले लो, -4 लाइन रहेगा तो उसके साथ एक्स लगा दो बस, कितना, फिर कितना 2 है तो 2 के साथ एक्स लगा दो। और ध्यान दे दो -4 में से 2 गया, क्योंकि जब ये सजाती पर होता है तो ये जब आराम से बिल्कुल अंकगणितीय संख्याओं से ही बस जुड़ घट जाता है उसके साथ आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती। समझ जाओ कि हम -4 में से +2 जब घटाते हैं इनको आपस में जोड़ा जाता है, इसलिए रिजल्ट -2 आता है, तो मतलब वही -2x ही है, बस उसको फैला दिए हैं, बढ़ा दिए हैं, विस्तार कर दिए ताकि हमें यहाँ से कॉमन मिल सके, वैरिएशन मिल सके, ताकि गुणनखंड हो जाए। तो यहाँ देखा जाए दोनों में x कॉमन है, अंदर निकाल बाहर निकालोगे तो हो जाएगा x -4। ठीक है, अगला में क्या हो जाएगा
प्लस यहाँ से 2 कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस 4 फिर से। अब यहाँ से अगले स्टेप में क्या x माइनस 4 कॉमन, अंदर हो जाएगा x प्लस। बस यही गुणनखंड आया ना, यही गुणनखंड आया। तो एक गुणनखंड से ही शून्य मिलते हैं। बस शून्य के लिए आप जानते हो क्या होता है, यहाँ बस थोड़ा शब्द में लिख लोगे शून्य, शून्य के लिए। तो शून्य के लिए भाई क्या है, अब बस क्योंकि इस यही px ये कोई ना कोई बहुपद ही तो है, px है, और px का पूरा वैल्यू क्या हो जाता है, px का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी इसका वैल्यू भी कितना हो जाएगा, जीरो। यानी इसका वैल्यू जब जीरो होगा, यानी कितना x माइनस 4 और x प्लस 2 इक्वल टू जीरो होगा। तो इसमें से कोई ना कोई एक तो, देखो दुनिया में कोई भी संख्या, दो संख्या का गुणा करने पर जीरो तभी आ सकता है जब कोई उसमें से एक हो। जैसे हमारे पास 10 है, तो 10 तो 10 है, तो हम इसमें क्या गुणा कर दे तो अगला संख्या जीरो ही होगा, तो जिससे जीरो आ जाए। तो मतलब कोई ना कोई एक तो जीरो है इसमें, या तो x माइनस 4 है या x प्लस 2 है। बस इसी आधार पर, यानी यदि हम इसको जीरो मान लेंगे कि x माइनस 4 वाला जीरो है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। चलो ऊपर दिखा रहे नहीं, नहीं दिख रहा होगा तो चलिए आपको क्या दिखा रहे हैं, यहाँ तक तो समझ आ रहा है। हाँ, तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ स्टेप में, यदि हम मान लें कि x माइनस 4 कितना है, जीरो, तब आपका क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 4। और ये जो आंसर आया है x बराबर 4, यही एक शून्यक है, याद रखना है शून्यक के लिए लिखो तो यानी ये शून्यक है भाई, शून्यक है, ठीक है शून्यक। लेकिन अभी एक और तो वैल्यू रख सकते हो ना, x प्लस 4 से भी तो कुछ शून्यक मिल सकता है, यानी x प्लस 2 से x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा कितना, माइनस 2, x प्लस 2 उधर गया, माइनस 2 गया, तो ये भी शून्यक। यानी ये अल्फा बीटा यही है भाई, जो आपको बताया थे अल्फा और बीटा दो शून्यक मिलते हैं, तो आपका गुणनखंड से ये जो आंसर आ रहा है वही क्या है, शून्यक है। अब ये शून्यक जब आपको मिल जाता है, तो आपको फिर जांच करनी है कि इसके गुणांकों और शून्यकों में संबंध है। तो शून्यक आपके पास दोनों मिल गए शून्यक, ठीक है। तो शून्यक क्रमशः, यानी आपको x बराबर कितना है, एक माइनस 4, आंसर में देखोगे तो बस ऐसे लिखा है माइनस 4, माइनस 4 नहीं प्लस 4, और कॉमा देकर माइनस 2 लिखा होगा, मतलब वही है कि शून्य का आपका दोनों है, ऐसे करके आ जाता है। तो ये शून्य नहीं लिखा। अब इसके बाद क्या है, अगला ध्यान दीजिएगा कि हाँ, शून्य शून्य को और गुणांकों में संबंध। तो अगले दिन ही बताया था आपका शून्य, शून्य को का योग बराबर क्या हो जाता है, माइनस क्या, शून्य का योग इक्वल टू होता है कितना, माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर गुणांक, यही होता है। या इसी को माइनस बी अपॉन ए भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्या यहाँ पर भी वैल्यू रखने पर आ रहा है बराबर, तो हम रख कर देख लेते हैं भाई, क्या है, शून्यकों का योग करेंगे, शून्यकों का, ध्यान दीजिएगा यही है, आपके सामने ये लिख चुके हैं कि यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, एक्स का गुणांक क्या है, माइनस 2 है, शून्यकों का योग। तो वैल्यू में पुट अप करेंगे, तो शून्य का कितना, 4 प्लस फिर से माइनस 2, और रिजल्ट कितना आ रहा है, 4 में माइनस 2 जोड़ेंगे तो आएगा 2, और 2 को 2/1 तो लिखा जा सकता है ना। तो ध्यान से देखेंगे तो गड़बड़ हो जा रहा है। हाँ, अब ध्यान से देखो, तो इसको थोड़ा सा और बना के लिख सकते हो, 2 है प्लस 2 है, इसको हम लिखते हैं माइनस लगाकर फिर से ब्रैकेट में माइनस 2। क्यों माइनस में माइनस का गुणा होता है, क्यों भाई, माइनस में माइनस का गुणा होता है तो रिजल्ट क्या प्लस ही आता है, अपन ने ये बनाए हैं जानबूझकर ताकि ये आपको दिख सके कि कहीं ना कहीं ये क्या था, माइनस, फिर ये माइनस 2 की क्या है, माइनस 2 आपका x, x का गुणांक ही तो है, माइनस, यानी ये बराबर आ गया माइनस x का क्या गुणांक, यानी ये बाहर वाला माइनस यहाँ लगा हुआ है, फिर ये अंदर x का गुणांक है अपॉन कितना, ये एक किसका गुणांक है, तो ध्यान दीजिएगा
एक है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। बस इसके बराबर, मतलब ऐसा वैल्यू, मतलब मैं सुनिको का यूज करके दिखा देना आपको कि बिल्कुल और बिल्कुल यही चीज जो मतलब संबंध है वो चीज ऑलरेडी से इसको फॉलो कर रहा है। हाँ देखो, एक्स का गुणांक है, उसके आगे माइनस लगाने पर, माइनस लगाने पर वही चीज है जो यहाँ पर है, क्योंकि इसी को हम कन्वर्ट बस कर दी है इस फॉर्म में। और सही बात क्या है, ये प्लस टू है तो यहाँ भी तो प्लस टू है, मतलब फॉलो करना चाहिए पूरा तरीके से। बस इस रूप में करें। और एक और बचा हुआ है, शून्यकों का गुणनफल। ध्यान दीजिएगा, शून्यकों का गुणन, क्या गुणनफल क्या होता है आपका, इक्वल टू आपका मिला था आपका अचर पद, अचर पद बटे कितना, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या यहाँ पर भी ये फॉलो करेगा भाई, ये यहाँ पर भी फॉलो करेगा, तो वैल्यू रख करके देखो, तो शून्यकों का गुणन इक्वल टू होगा ही क्या, शून्य को पर चलो अच्छा यहाँ जगह नहीं है, यहाँ डायरेक्टली वही चीज यहाँ रख दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी फॉर्मूला। तो शून्य को इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग शून्य क्या क्या है, एक प्लस फोर माइनस टू, तो इनका गुणनफल करो तो फोर इंटू माइनस टू, फोर इंटू माइनस टू इक्वल टू कितना आएगा, माइनस एट आएगा, कितना आएगा, माइनस एट, माइनस आठ। अब माइनस एट को लिख सकते हो माइनस एट अपॉन वन, माइनस एट अपॉन वन। अब ये माइनस एट अपॉन वन करने पर आपको क्या दिख रहा है कि ये माइनस एट कहीं ना कहीं यही तो था अचर पद, ये यही तो सी ही तो अचर पद है, अचर पद बटे कितना, एक्स एक एक तो एक्स स्क्वायर का गुणा, बस इसके बराबर आ गया, तो समझ लो आप प्रूव कर चुके, जो प्रूव करना था आपको वो प्रूव कर चुके हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन इसी आधार पर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये आपका पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज का अ, ऐसे तो थोड़ा लंबा जाता है, मैंने बेसिक बता दिया कि ये गुणनखंड क्या होता है, अगर नहीं समझ आता तो गुणनखंड भी आप करके समझ सकते हो। अब आगे देखते हैं, आपको एकदम बेसिक पहले बता चुके हैं, जैसा कि आपको गुणनखंड कैसे किया जाता है क्वेश्चन लगाने के लिए, फिर उसके बाद आपको किस प्रकार से सत्यता की जांच होती है। आपके हर एक एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज नहीं एग्जाम्पल में भी आपका इसी तरीके से आपको सत्यता की जांच के लिए मिला है। सबसे बेसिक बात है कि गुणनखंड बहुत से स्टूडेंट को नहीं आता, इसी में सबसे ज्यादा फंस जाते हैं, जबकि बेसिक उसका कि कैसे गुणनखंड किया जाता है एकदम आसानी से बता चुके हैं। आगे आगे कुछ क्वेश्चन जो है वो अभी नहीं, अगले वीडियो में आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा और सारे क्वेश्चन। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।